बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस एंड कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब सबसे पहले ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर का जो पहला हिस्सा है, इसके अंदर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है और ये किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है और इसकी क्वेश्चन डोमेन क्या है एंट्री टेस्ट के अंदर। तो ये लेक्चर एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट वालों के लिए भी है और एफएससी वालों के लिए भी है, और वो बच्चे जो भी इस टाइम एफएससी में हैं वो इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुने, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट नेक्स्ट टाइम उनको जो है एंट्री टेस्ट में काम आएंगे। लिहाजा इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है। तो देखिए जी, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो देखें जी, रेजिस्टेंस क्या होती है। सिंपल अगर हम इसको देखें, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वंस अगेन मैं स्टार्ट से जो है अपनी बात शुरू करता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट ऑफर्स अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की कि जिसकी वजह से इसने क्या करना होता है, इसने करंट को फ्लो होने से रोकना है। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, हम इसकी एक डेफिनेशन ये भी करते हैं, रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, R इज इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, अब इसका यूनिट लें तो हमें पता है जी R इज इक्वल टू V ओवर I। V का यूनिट होता है वोल्ट, वोल्टेज का, और करंट का होता है एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर आ गया जी आपके पास ओहम के इक्वल, ये उसका सिंबल होता है। ठीक है, अब इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये MD कैट के MCQ में आपसे पूछी जा सकती है। R इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपने मुझे सॉल्व करके जो है वो आप मुझे सेंड करनी है कि ये कैसे आता है। आपको मैं इसका हिंट दे देता हूँ कि हिंट है वोल्ट और एम्पेयर। वोल्ट होता है जाउल पर कूलम, जाउल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल। तो आपने इसको सॉल्व करना है डिटेल में, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। इसी तरह जो हमारे ECAT के स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे, उनको डायमेंशन आ सकती है। तो हमें पता है डायमेंशन तभी बनती है जब आप इसको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लेके हैं। तो डायमेंशन देख लें जिसकी बनती है ml² T-3a-2। ठीक हो गया। उसके बाद है जी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये चीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है और MCQ में भी आ सकती है। अब यहाँ पे देखें जी कि आपके पास जिन पैरामीटर्स पे डिपेंडेंस है, नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 डायमेंशन, और डायमेंशन के अंदर आ जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ। अब ये देखें जी, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात याद रखना। अब आगे मैंने इससे रेलेवेंट आपको चीज़ें करवानी है। लेंथ ज़्यादा होगी तो आपके पास रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। उसके बाद जी रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये भी याद रखिएगा कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास बिलफर्ज 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा जो है वो चौड़ा है, ये चौड़ा दरवाज़ा है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा लोग गुजर सकते हैं। ये आपके पास एक जो है नैरो आपके पास डोर आ गया, तो यहाँ से कम लोग गुजर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर कंडक्टर का एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो ज़्यादा करंट, ज़्यादा करंट तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो यही वजह है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी एंड वाइस वर्सा। इन दोनों इक्वेशनों को आप मिला लो तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, R इज इक्वल टू ρL/A। अब जो यहाँ पे ये रो है, ये आपके पास एक कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा, या हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये आगे पूरा एक डिटेल टॉपिक आएगा, वहाँ इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिल वक्त आपने सिर्फ इसको एज अ कांस्टेंट जो है वो ट्रीट करना है। ओके, अब उसके बाद जी ये एक फार्मूला आ गया जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। इस फार्मूले से आपका 13.4 न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो आप बच्चों ने मुझे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके सेंड करना है। ओके, ये आपकी असाइनमेंट है। इसी तरह इससे रेलेवेंट एग्जाम्पल्स भी जो हैं वो सॉल्व होती हैं, तो आपने अपनी बुक खोल के देखनी है कि एग्जाम्पल के अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। वो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में भी आ सकती है, वो एग्जाम्पल जो है आपको MCQ में भी आ सकती है, तो आपने उन एग्जाम्पल्स को भी देखना है। फिर डियर स्टूडेंट, इसी फार्मूले से रेलेवेंट एक्सरसाइज में 13.2 शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस पे निशान लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और वो सवाल है क्या कि डू बेंड्स इन अ वायर
अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी है। अब मैं आपको जो है इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर समझाऊंगा कि इसका आंसर आपने किस तरह से लिखना है। तो देखिए जी, सवाल दोबारा समझें कि डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आपने कहना है जी नो बेंड्स इन अ वायर डू नॉट या डज नॉट अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल ये है कि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो है R इक्वल टू रो L ओवर A। अब मेरी ज़रा बात तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपने कहना है कि बेंड इन अ वायर की वजह से ना तो लेंथ चेंज होती है और ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है। ये बात भूलनी नहीं है कि जब एक वायर के अंदर बेंड आ जाए, एक वायर के अंदर क्या आ जाए, बेंड आ जाए, तो उससे जो है उसका ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा और ना ही उसकी जो है वो आपके पास लेंथ चेंज होगी। इसकी मिसाल देने के लिए ये देखिए, ये मेरे पास एक वायर है, ये आप देख सकते हैं, ये एक मेरे पास वायर है। अगर इस वायर को मैं बेंड दे दूँ, ये देखें ये बेंड, तो देखें इससे इसकी टोटल जो लेंथ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे फ़र्क पड़ा है। अगर इसको मैं 2-3 बेंड और दे दूँ, ये देखें, अगर इसको मैं ऐसे बेंड देता हूँ और ये देखें, अब मैंने इसको मल्टीपल बेंड्स दे दिए, ये आप देख सकते हैं, तो अभी भी आप देखें कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो वही है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं हुआ। यही वजह है कि इसकी रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? तो ये बात आपने याद रखनी है कि बेंड्स इन अ वायर डू नॉट अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लाजमी लिखना है और एंड पे ये लाजमी लिखना है कि बेंड्स इन अ वायर डज नॉट चेंज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर सो दैट बेंड्स डू नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह से लिख के जो है वो मुझे सेंड करना है। मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। ओके, उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स की चीज़ें हैं। ये केसेस ऑफ रेजिस्टेंस मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के लिए, याद रखना। अब ये मैं आपको एंट्री टेस्ट की चीज़ें लगाऊँ बताने, MD कैट ई कैट के लिए, दोनों के लिए। अब ये जो दोनों केसेस हैं, वंस अगेन ये इस इक्वेशन के साथ लिंक्ड होते हैं, इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत अहम है। अब पहला केस है व्हेन अ कंडक्टर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। तो अब हमने बताना है कि अब इसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखें बिलफर्जी, ये मेरे पास एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी लेंथ L है। अगर मैं इसको n इक्वल पार्ट्स में, n कोई नंबर है, बिलफर्ज ये देखें जी, मैंने इसके, ये देखें बिलफर्ज इसके मैंने जो है वो 4 पार्ट्स कर लिए हैं, 1 2 3 और ये 4 पार्ट्स। ठीक है, मैंने इसको 4 पार्ट्स में ऐसे कट कर लिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि हर पार्ट की रेजिस्टेंस बताओ क्या होगी। हमने कहा जी देखें, जब आपने इसको कट किया तो आपके पास जो लेंथ है वो n टाइम डिक्रीज हुई। जितने पार्ट्स में आपने कट करना है उतने ही टाइम्स उसकी लेंथ कम होनी है। बिलफर्ज यहाँ पे टोटल लेंथ L है, तो देखें जी 4 पार्ट्स है, तो हमने कहा जी हर पार्ट की जो लेंथ है वो L/4 होगी। इसकी भी L/4, इसकी भी L/4, इसकी भी L/4 और इसकी भी L/4। ओके, अब हमें नज़र आ रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ जो है वो 4 गुना कम हुई है तो फिर रेजिस्टेंस भी इसकी क्या होगी, हमने कहा 4 गुना कम होगी। तो यही वजह है कि हम इसको फिर सिंपल और आसान लफ्ज़ों में ऐसे लिखते हैं कि जब आप एक वायर को n इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो हर पार्ट की अब जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी R/n। अब अगर आपने 4 पार्ट्स किए थे, वेयर n इज नंबर, अब अगर आपने 4 पार्ट्स किए थे तो देखें जी हर पार्ट की रेजिस्टेंस हो गई R/4। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा बना देता हूँ, 1 2 3 और ये 4 पार्ट्स। ठीक है, जो टोटल रेजिस्टेंस R थी अब हर पार्ट की हो गई है R/4। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, तो आपने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब जनाब दूसरे केस पे आ जाए। दूसरा केस क्या है, व्हेन अ कंडक्टर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ n टाइम्स। अब ये देखो ज़रा, पहले जो मैंने आपको समझाया वो था कटिंग ऑफ अ कंडक्टर। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है। जब आप इस बोर्ड मार्कर को कट करोगे
तो सिर्फ इसकी लेंथ चेंज होगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा। ये बात जरा समझनी है कि जब आप कट करते हो तो सिर्फ लेंथ पे फ़र्क पड़ता है। यही वजह है कि हमने कहा जी रेजिस्टेंस उसकी जो है वो n टाइम्स ही कम होगी। लेकिन जब आप एक वायर को स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच जब आप करोगे तो उससे लेंथ पे भी फ़र्क पड़ेगा और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि आप एक रबड़ बैंड लेके उसको आप स्ट्रेच करें। जब आप एक रबड़ बैंड को लेके स्ट्रेच करेंगे तो उससे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा, उसकी लेंथ भी चेंज होगी। तो ये देखो, इस चीज़ को समझना है अभी आपने कि बिलफर्जी ये मेरे पास एक कंडक्टर है ऐसे करके, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसकी लेंथ L है। बिलफर्ज मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने इसकी लेंथ जो है वो डबल कर दी, ये देखें बिलफर्ज, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं अगर अच्छा नीट करके और बनाता हूँ, ये देखें ऐसे करके n टाइम्स n कोई नंबर है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी बिलफर्ज मैंने इसकी लेंथ 2L कर दी। अब गौर से देखो, अगर इसकी लेंथ डबल हुई है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो गया है, हमने कहा हाफ हो गया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो गया, हाफ। तो सिमिलरली जब आप इसको n टाइम्स इंक्रीज करोगे लेंथ, तो लेंथ n टाइम इंक्रीज होगी और एरिया n टाइम से डिक्रीज होगा। तो यही वजह है कि हमने कहा जी अब नई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R डैश इज इक्वल टू, हाँ जी, रो, अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2L डिवाइडेड बाय A बाय 2। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया R डैश इज इक्वल टू 4, क्योंकि इस 2 ने ऊपर चले जाना है, रो L ओवर A। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया R डैश इज इक्वल टू 4R, ठीक है। अगर आप लेंथ डबल करते हो तो अगर आप यहाँ पे 2 की जगह n पुट कर दो तो हमने कहा जी फिर जनरल जो शॉर्टकट बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वो शॉर्टकट बनेगा R डैश इज इक्वल टू n स्क्वेयर R, वेयर n इज नंबर के आपने लेंथ कितनी बढ़ानी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती सुन लें। जब स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की बात आती है तो बच्चा सिर्फ लेंथ को कंसिडर करता है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसिडर नहीं करता। तो इसीलिए ये चीज़ उनको फिर समझ नहीं आती। मैंने आपको समझाया कि जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो लेंथ भी चेंज होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा। यही वजह है कि हमने कहा जी n स्क्वेयर R। अब देखो, आपने लेंथ डबल की थी तो n की जगह आप 2 पुट कर दो तो R डैश क्या आ गया, 2 का स्क्वेयर 4R। अगर आप 3 गुना बढ़ाओगे तो 9R, 4 गुना बढ़ाओगे तो 16R। तो इस तरह से ये चीज़ आपको एंट्री टेस्ट के MCQs में पूछी जा सकती है और ये सवाल तो आया भी हुआ है MD कैट के पास पेपर्स में, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लो। ये लेक्चर का पहला हिस्सा है जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं। अब अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आपने रजिस्टर कम्बिनेशन किस तरह से समझना है, सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह से होता है। हम सीरीज़ को भी देखेंगे, पैरेलल को भी देखेंगे और हम मिक्स को भी देखेंगे और मैं आपको सर्किट सॉल्व भी करवाऊँगा। तो तब तक अब आप देखेंगे मेरे साथ नेक्स्ट जो है लेक्चर का हिस्सा। फ्रेंड्स, अब हम लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं कि जिसके अंदर मैं आपको रजिस्टर कम्बिनेशन सिखाऊंगा कि रजिस्टर कम्बिनेशन कितने हैं और आप किस तरह से इनको समझ के अपने जो सर्किट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, हमारे पास जो फिल वक्त हमारे पास कम्बिनेशन होते हैं वो है जी सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। एक थर्ड कम्बिनेशन होता है वो सीरीज़ पैरेलल मिक्स होता है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। लेकिन फिल वक्त हमने सिंपल और आसान कम्बिनेशन समझने हैं तो वो है सीरीज़ और पैरेलल। तो देखें जी, सबसे पहले सीरीज़ क्या होता है, तो सीरीज़ बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन को। अब ये एंड टू एंड कनेक्शन क्या होता है, ये देखें। अब ये मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये इनके 2 एंड पॉइंट हैं। अगर इस एंड को मैं दूसरे एंड के साथ जोड़ दूं तो ये हमारे पास एक सीरीज कम्बिनेशन आ जाएगा। ओके, तो सीरीज कम्बिनेशन को हम बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। लेकिन अगर मैं इनके हेड जोड़ दूं, ये आप देख सकते हैं, ये अगर इन दोनों को मैं हेड जोड़ दूं ऐसे करके तो ये आ जाता है आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो हम कहते हैं जी हेड टू हेड कनेक्शन होना ज़रूरी है। एंड टू एंड सीरीज, हेड टू हेड हमने बोला पैरेलल। ओके, अब अगली इंपॉर्टेंट बात कि सीरीज पैरेलल की अगली पहचान बताएं। तो हमने कहा जी देखें, ये आपके पास सीरीज सर्किट है, आप देख सकते हो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में एंड टू एंड, और यहाँ पर देखें हेड टू हेड कनेक्शन है, ये 3 रजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं। अब फर्दर पहचान बच्चे पूछते हैं जी हमें कैसे पता चलेगा, तो ये देखो सीरीज की सबसे बड़ी पहचान ये है कि सेम करंट फ्लोज फ्रॉम ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में से सेम करंट फ्लो होगा, जबकि यहाँ पर हर रजिस्टर में से डिफरेंट करंट जो है वो पास होगा, सेम करंट पास नहीं होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है
जबकि करंट सेम रहता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड होता है। ये आपने बातें याद रखनी है। मैं इन बातों को दोबारा दोहरा देता हूँ, आप दोबारा से सुन लें कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है जबकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती है जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ओके, अब अगली इंपॉर्टेंट बात सुने। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें अक्सर क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कैसे निकालनी है? आपने सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालनी है कि अगर सीरीज कम्बिनेशन होगा तो आपने तमाम रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देना है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बिलफर्ज मैं आपसे कहता हूं जी कि R1 है 2 ओम, बिलफर्ज मैं आपसे कहता हूं कि R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 5 ओम। तो देखें 2 3 5, 2 3 5 आपने ऐड किया तो आपके पास रिजल्टेंट कितना आ गया? 10 ओम। तो हमने कहा जी इक्विवेलेंट जो है आपके पास रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 10 ओम। ठीक है, अब अगली इंपॉर्टेंट बात सुनो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कि सीरीज कम्बिनेशन में जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, तो ये आपने याद रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात, टू रजिस्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दो रजिस्टर हैं डिफरेंट वैल्यू के हैं, बिलफर्ज एक की वैल्यू है 4 ओम, एक की वैल्यू है 8 ओम, तो उनका आपने इक्विवेलेंट जो है कैसे लेना है? सिंपल उनको ऐड कर देना है। 4 प्लस 8, तो हमने कहा जी आंसर आ जाएगा 12 ओम। ओके, अब आ जाए आप पैरेलल कम्बिनेशन पे। पैरेलल कम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट निकालना है आपने वो होता है 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन इंडिविजुअल। यहाँ पर आप जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगी। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, टू रजिस्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यू कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आपके पास दो रजिस्टर जो हैं वो डिफरेंट वैल्यू के अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेने का तरीका ही होता है कि ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को ऐड कर दो। सेम के लिए भी यही होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर बिलफर्ज दोनों 6 ओम के हैं तब भी आप इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो, और अगर डिफरेंट वैल्यू के हैं, बिलफर्ज एक 4 है एक 2 है, तब भी आप इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की जानिब। ये है जी वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल हमेशा कहाँ लगता है? सीरीज सर्किट में, क्योंकि हमने बताया था आपको यहाँ पे कि सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है। तो अब ये आपके सामने एक सर्किट है और उसमें आपको जो है दो रजिस्टर दे दिए गए R1 R2, एक इनपुट वोल्टेज दे दी गई है। हमें कहा गया जी कि आप वोल्टेज निकालें R1 और R2 के क्रॉस। अब हमें पता है कि इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो होगा और वो करंट जो है वो सेम फ्लो होगा और वो करंट है I। ठीक है, अब करंट कांस्टेंट है, करंट सेम है, तो हमने कहा सिंपल हम ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू IR। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो I है वो कांस्टेंट है। अगर I कांस्टेंट है तो फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये बात आपने नहीं भूलनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी बात पे आगे मैंने आपको रूल सिखाना है। दोबारा से देख लो कि सीरीज में करंट कांस्टेंट है, यही वजह है कि हमने कहा जब करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये है कि सीरीज सर्किट में जिसके अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालनी है आप उस रजिस्टर को जो है आप यूज़ करोगे। अब ये मैं लगा हूँ मिटाने और अब मैं आपके सामने लगा हूँ लिखने इक्वेशंस। अब इक्वेशंस कैसे बनेंगी? अभी आपने लिखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यही वजह है कि जब मैंने यहाँ पर V1 निकालना है जो कि है वोल्टेज अक्रॉस R1 और जो V2 है वो है वोल्टेज अक्रॉस R2, तो V1 का फार्मूला बनेगा जिसके क्रॉस निकालनी है उसको रखो नोमिनेटर में। V1 R1 के क्रॉस है तो R1 ऊपर आ गया, नीचे आ गया जी इन दोनों का सम R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये जी हमारे पास फार्मूला बन गया। ये है वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, दोबारा से सुन लो, जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है उसको रखें नोमिनेटर में, नीचे रखें दोनों का सम, मल्टीप्लाई कर दें इनपुट जो आपको दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आपने V2 निकालना है तो V2 क्या होगा? ऊपर आ जाएगा R2, नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय V in।
ठीक है। तो ये आपके सामने फार्मूले हैं, मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के दे रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। बिलफर्ज मैं कहता हूँ जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, ठीक है। R1 की जो वैल्यू है मैं कहता हूँ ये है आपके पास 4 ओम, और जो R2 है इसकी वैल्यू है आपके पास 6 ओम। तो आपने मुझे क्या करना है, आपने मुझे V1 और V2 की वैल्यू जो है वो आपने मुझे कैलकुलेट करके सेंड करनी है, ओके। तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये बात समझ लगी नहीं लगी, ठीक है। अगर ना समझ लगे बेटा आप दोबारा पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा करंट डिवाइडर रूल के बारे में। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि करंट डिवाइडर रूल हमेशा पैरेलल सर्किट में लगता है। वोल्टेज डिवाइडर सीरीज में, करंट डिवाइडर हमेशा पैरेलल में, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में ही करंट डिवाइड होता है, क्योंकि हमें पता है जी डिफरेंट करंट फ्लो करता है ईच रजिस्टर में, यही वजह कि हमें यहाँ करंट निकालना होता है। यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है, ये याद रखिएगा। अब करंट डिवाइडर रूल के लिए हमने कहा जी पहले हम मेन कंसेप्ट देखते हैं। तो देखो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। अब हमें पता है कि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो यहाँ पे I और R का आपस में बनेगा इनवर्स रिलेशन, ये बात याद रखिएगा कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि I का R के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहीं से आपको फिर आगे रूल समझने में मदद मिलेगी। अब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो मैं इसको लगा हूँ मिटाने, ये देखें इसको मैंने मिटा दिया। अब मुझे I1 और R1 चाहिए। I1 जो है वो R1 में फ़्लो कर रहा है और I2 जो है ये R2 में फ़्लो कर रहा है। अगर मुझे I1 निकालना है तो याद रखिएगा कि इनवर्स रिलेशन था, यही वजह है कि I1 निकालने के लिए अब मैं ऊपर रखूँगा R2 को, नीचे रखूँगा इनका सम और मल्टीप्लाई कर दूँगा टोटल करंट से। ये टोटल करंट I की वैल्यू आपको गिवन होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर आप करंट डिवाइडर रूल नहीं लगा सकते, ये आपको सर्किट करंट जो है ये गिवन होना चाहिए, ओके। इसी तरह अगर आपने I2 की वैल्यू निकालनी है तो देखें जी इन्वर्स रिलेशन है, तो I2 R2 में से फ्लो कर रहा है, लेकिन हमने कहा जी इन्वर्स रिलेशन है, इसीलिए अब ऊपर आ जाएगा R1, नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2, और इसे मल्टीप्लाई कर दें आप I से। तो यहाँ भी मैं आपको वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आपने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करना है कि I की वैल्यू है बिलफर्ज मैं कहता हूँ 5 एम्पेयर, ठीक है। R1 की वैल्यू है आपके पास 5 ओम, R2 की वैल्यू है आपके पास 10 ओम। तो आपने मुझे I1 और I2 की जो है वो वैल्यू आपने मुझे सॉल्व करके सेंड करनी है। तो ये था जी हमारा सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन और उसके अंदर जो रूल लगते हैं उसका कंप्लीट लेक्चर। अब मैं आपको कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सिंपल जो है वो सर्किट जो है वो सॉल्व करने सिखाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। स्टूडेंट्स अब हम जो है क्वेश्चन रिलेटेड सीरीज पैरेलल एंड मिक्स सर्किट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम आपकी एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करें। तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 13 में 13.3 न्यूमेरिकल जो है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है कि जिसके अंदर सीरीज़ पैरेलल और मिक्स सर्किट जो है वो कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। और जितना हमने इससे पहले पढ़ लिया है आर इक्विवेलेंट निकालना, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, वो सारे रूल्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अब ये देखें जी ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर R1 जो है वो 6 ओम है, R2 6 ओम है, R3 जो है वो 3 ओम है। एक बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की जो है वो यहाँ पे लगी हुई है और हमसे कहा गया है कि आप इस सर्किट के अंदर से आर इक्विवेलेंट बताएं, करंट थ्रू द सर्किट बताएं और इसी तरह से R1, R2 और R3 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आप जो है सॉल्व करके दिखाएं। तो देखिए सबसे पहले हमने जब इस सर्किट को हमने देखा, हमने एनालिसिस किया तो हमने कहा जी देखें यहाँ से एक करंट जो है वो I जो है वो फ्लो करेगा और ये जो करंट है ये इस पॉइंट से ऑनवर्ड जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने कहा जी देखें जहाँ पे करंट डिवाइड होता है वो आपस में जो है वो रजिस्टर क्या होंगे, वो होंगे पैरेलल में, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पे आपके पास जो R1 है यहाँ पे एक करंट I1 फ्लो करेगा, जो R2 है यहाँ पे एक करंट I2 फ्लो करेगा। फिर ये दोनों करंट इस पॉइंट पे पहुँचेंगे और यहाँ पे इकट्ठे होके फिर यहाँ से ये R3 में से गुजरेंगे, ओके। तो हमने कहा जी अभी स्टार्ट में R1 और R2 जो है
वो पैरेलल में है। सो इनका आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपने दोनों को ऐड करना है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो आर इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम, ये आप देख सकते हो। फिर हमने इस सर्किट को रीड्रा किया। अब ये जो आपके पास R1 और R2 था, आपने इसका इक्विवेलेंट फाइंड किया, वो आ गया 3 ओम। अब ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, हमने कहा जी हेयर आर इक्विवेलेंट एंड R3 आर इन सीरीज, सो आर इक्विवेलेंट डैश। तो आर इक्विवेलेंट डैश क्या होगा, अब सीरीज में है तो हमें पता है कि सिंपल दोनों को ऐड कर देना है। तो हमने जब सिंपल इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आप देख सकते हैं, वो आ गया 6 ओम। अब इस सर्किट की जो आर इक्विवेलेंट आई है, टोटल रेजिस्टेंस वो आ गई 6 ओम। तो आपका ये पहला जो पोर्शन है वो हल हो गया। अब हमने सर्किट को दोबारा से रीड्रा किया तो देखें अब सर्किट के अंदर एक आर इक्विवेलेंट डैश 6 ओम की है, एक बैटरी 6 वोल्ट की लगी हुई है। अब हमें सर्किट का करंट चाहिए, क्योंकि उसने कहा था अगला काम कि करंट थ्रू द सर्किट बताएं। तो हमने कहा जी अब सिंपल आप ओम्स लॉ अप्लाई करें। ओम्स लॉ में क्या होता है कि V = IR, हमने कहा जी यहाँ पर है V = I R इक्विवेलेंट डैश। I के लिए V/R इक्विवेलेंट डैश, वैल्यूज पुट करो, सोल्व करो तो आपके पास करंट आ गया 1 एम्पेयर। अब ये वो करंट है 1 एम्पेयर जो यहाँ पे फ्लो कर रहा था। अब अगला काम क्या है, अगला काम है कि हमने अब I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये I1 I2 की वैल्यू आप मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा करंट डिवाइडर रूल को इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि आपके पास अब टोटल करंट I की वैल्यू है, वो है जी हमारे पास 1 एम्पेयर। हमने कहा जी अब I1 निकालना है, तो मैंने क्या सिखाया था कि जिसके क्रॉस निकालना है उसको नहीं, दूसरी रेजिस्टेंस को रखना है नोमिनेटर में। नीचे आ गया दोनों का सम R1 + R2 और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल करंट से। अब देखो यहाँ टोटल करंट हमें पता है, इसीलिए मैं करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बेटा इसको आप सॉल्व करो तो देखो जी I1 = हाँ जी R1 R2 कितना है 6, नीचे क्या आ गया 6 + 6 × 1। सॉल्व करो तो I1 आ जाएगा आपके पास 6/12, ये आ गया 1/2, ये आ गया जी आपके पास 0.5 एम्पेयर। ओके, हमने कहा जी अब I1 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 0.5 एम्पेयर। ठीक है, इस तरह अब आप I2 की फाइंड कर लें वैल्यू। तो I2 मैं दोबारा लिखता हूँ फार्मूला। अब I2 है तो हमने कहा जी ऊपर आ जाएगा R1, नीचे आ जाएगा इनका सम R1 + R2 × I। अब इसको भी सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करो इसके अंदर भी। तो आपने कहा जी देखें यहाँ पे 6 / 6 + 6 × 1। सॉल्व किया तो देखें जी I2 आ गया 6/12 जो कि होता है 0.5 एम्पेयर। तो आपने जनाब I1 और I2 की वैल्यू भी निकाल ली। लेकिन अब आप थोड़ी सी तवज्जो से देखें कि जो R3 में से करंट गुजर रहा है वो करंट कौन सा होगा। हमने कहा जी करंट थ्रू R3 जो है, करंट थ्रू R3 ये असल में होगा I1 + I2, ये सम होगा। हमने कहा जी करंट थ्रू R3 जो है इट विल बी I1 + I2। क्यों? क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे और फिर यहाँ पे ये आगे जो है वो मूव करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा जी आपके पास जो करंट थ्रू R3 होगा वो क्या हो जाएगा, I1 वो है 0.5 एम्पेयर, I2 है वो है 0.5 एम्पेयर। तो हमने कहा जी दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ गया 1 एम्पेयर। ठीक है, तो ये है जी आपके पास करंट थ्रू R3। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक तरह से सीरीज सर्किट ही था जिसका करंट हमने निकाला था 1 एम्पेयर। तो चूंकि ये R3 जो है वो सीरीज में कनेक्टेड थी, इसीलिए सीरीज में हमें पता है करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपका सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट, ओम्स लॉ का कंसेप्ट, करंट डिवाइडर रूल का कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे और कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकें। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन लेक्चर से आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।